अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से Django 2 की इस ट्यूटोरियल सीरीज के पार्ट 2 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस Django 2 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम फोल्डर स्ट्रक्चर देखेंगे। जो हमने Django 2 की स्केलेटन एप्लीकेशन क्रिएट की थी उसका फोल्डर स्ट्रक्चर देखेंगे और ये देखेंगे कि किस तरीके से उस फोल्डर स्ट्रक्चर को हम एक्सटेंड करके अपनी जो वेब ऐप है या डायनामिक वेबसाइट है वो क्रिएट कर सकते हैं या सेटअप कर सकते हैं यूजिंग Django 2। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज की नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास Django 2 का प्रोजेक्ट रन हो रहा है जो हमने फर्स्ट पार्ट में क्रिएट किया था और यहाँ पे git bash के अंदर वो एग्जीक्यूट भी हो रहा है विद द कमांड python menu.py run server। तो इसको मैंने अब अपने फेवरेट टेक्स्ट एडिटर सबलाइन टेक्स्ट 3 में भी लोड किया हुआ है यहाँ पर। और इसके फोल्डर स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास सबसे जो बेसिक फाइल होती है वो है manage.py। तो manage.py इज रिस्पॉन्सिबल, ये हमारे पास कमांड लाइन यूटिलिटी है जिसकी मदद से हम डिफरेंट कमांड्स को कमांड लाइन से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जिस तरह हमने अभी python manage.py रन सर्वर की, इसी तरीके से हम डिफरेंट कमांड जो हम Django एडमिन की मदद से पहले रन कर सकते थे अब उनको हम python manage.py की मदद से रन कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ एक्स्ट्रा कमांड्स थी जो हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में भी देखा था, ये सेशन से रिलेटेड थी। और जो Django एडमिन है, अगर यहाँ पर मैं वापस आता हूँ और एक न्यू टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास एडिट और मुझे यहाँ से न्यू टर्मिनल को ओपन करना है। सो मैं इसको रिस्टोर करता हूँ और यहाँ पर इसको मैक्स मिनिमाइज करता हूँ, इसको भी मिनिमाइज करते हैं और राइट क्लिक करके मैं गिट बैश को दोबारा यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। तो गिट बैश है और यहाँ पर cd Django फॉर और यहाँ पर हमारे पास cd Django टूल्स के नाम से फोल्डर था और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास Django एडमिन है। तो यहाँ पर ये देखिए Django.admin में हमारे पास सिर्फ ये वाली कमांड है और जब हम रन करते हैं python manage.py हमें इसके लिए cd Django फॉर वेब 01 में जाना पड़ेगा और यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ python manage.py तो यहाँ पर हमारे पास एक्स्ट्रा कमांड भी अवेलेबल है सेशंस और स्टैटिक फाइल्स की। तो ये अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट Django एडमिन कमांड हमारे पास एक्स्ट्रा कमांड्स भी मौजूद है और यहाँ पर हम python manage.py की मदद से ही रन सर्वर कर सकते हैं। तो ये चीज मेरे बताने का मकसद था। उसके बाद अगर हम यहाँ पर इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं, अब वापस आते हैं अपने Visual Studio कोड में जिसमें हमने इसको लोड किया हुआ है। तो ये manage.py फाइल बेसिकली सबसे पहले लोड करती है हमारे सेटिंग मॉड्यूल को जो कि यहाँ पर डिफाइन है os.environment.setDefault और ये दो मॉड्यूल OS और सिस्टम को इंपोर्ट करती है और फिर इस फाइल को लोड करती है Django for web 01.settings। तो ये बेसिकली हमारा जो सब फोल्डर है जो Django for web 01 के अंदर अगेन उसने Django for web 01 क्रिएट किया था। तो इस फोल्डर के अंदर हमारी तमाम डिफॉल्ट मॉड्यूल है। अगर हम इसको, मैंने अक्सर वीडियो ट्यूटोरियल में ये देखा है कि इस फोल्डर को वो कहते हैं चेंज नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इसको आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। इसको नेम देना चाहे कोई भी तो उसको आप दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको इसकी जो डिफॉल्ट फाइल्स हैं उनके अंदर कुछ चेंजेस करनी पड़ेगी। तो फिलहाल हम manage.py जो है वो लोड कर रही है Django for web 01.settings फाइल। तो इसको ओपन करते हैं Django for web 01 और डॉट सेटिंग्स का मतलब है ये बेसिकली पाथ डिफाइन कर रहा है कि Django for web फोल्डर में जाओ और वहां पर settings.py फाइल को लोड करो। ये बेसिकली Django सेटिंग्स मॉड्यूल का जो की है उसका ये इसकी वैल्यू है। तो अगर मैं यहाँ पर settings.py में आता हूँ तो ये हमारी बेसिक जो है
एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन है, वो कह रहा है कि ये जो है ये एप्लीकेशन जनरेटेड बाय Django admin स्टार्ट प्रोजेक्ट यूजिंग Django 2.2.1। ये बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन पर्पज के लिए ट्रिपल डबल कोट्स के साथ हम यूज करते हैं, मतलब ये 3 टाइम डबल कोट्स लिख के और फिर उसको 3 टाइम डबल कोट्स के साथ क्लोज करते हैं। इसमें भी पहला हम इंपोर्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, फिर एक बेस डायरेक्टरी सेटअप करते हैं जो कि इसी फोल्डर को पॉइंट कर रही है इस कंप्लीट नेम के साथ, OS path डॉट द नेम, OS path एब्सोल्यूट पाथ अंडरस्कोर फाइल अंडरस्कोर। तो ये बेसिकली इस बेस डायरेक्टरी को, फिर एक सीक्रेट की जो कि सेशंस को हैकिंग वगैरह को मैनेज करने के लिए यूज की जाती है, सीक्रेट की ये यहाँ पर डिफाइन है, कीप द सीक्रेट की यूज इन प्रोडक्शन सीक्रेट, ठीक है। फिर उसके बाद सिक्योरिटी वार्निंग है, डोंट रन विद debug turned in the production, कि जब आप अपनी एप्लीकेशन को प्रोडक्शन में रन करेंगे तो इस debug को आपने मस्ट फॉल्स करना है, इसको ट्रू नहीं रखना, और जब हम इसको फॉल्स करेंगे तो फिर हमें बताना पड़ेगा कि हम अपनी एप्लीकेशन को किस किस होस्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन ये डेफिनेशन है कि जो बाय डिफॉल्ट इस Django के साथ एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है उसमें हमारे पास एडमिन है, ऑथ है, कंटेंट टाइप्स है, सेशंस है, मैसेजेस है और स्टैटिक फाइल्स है। ये 5-6 फाइल्स जो है ये डिफॉल्ट एप्स जिनको कहा जाता है ये लोड होती है। अब बेसिकली एप्स जो हम मॉड्यूल्स भी कह सकते हैं इनको, लेकिन Django में इसको एप्स कहा जाता है और हम एप्स क्रिएट करना भी सीखेंगे। फिर इसके बाद कुछ मिडलवेयर्स लोड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एरे। अब ये मिडलवेयर्स क्या होते हैं? मिडलवेयर बेसिकली जब आप कोई यूआरएल एक्सेस करते हैं तो उस यूआरएल को एंटरटेन करने से पहले उसकी कुछ सिक्योरिटी चेक्स करता है और वो फिर उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर रिस्पॉन्स करता है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें मिडलवेयर CSRF है, तो ये CSRF बेसिकली फॉर्म्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कि कोई इस फॉर्म को हाईजैक न कर सके या किसी और जगह से इस फॉर्म को सबमिट ना कर सके। तो यहाँ पर इसके अलावा क्लिक चेकिंग के नाम से भी यहाँ पर एक मिडलवेयर मौजूद है, मैसेजेस के नाम से। तो इनको हम देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल में 1 by 1। उसके बाद हमारे पास है रूट URL कॉन्फ़िगरेशन। तो ये रूट अंडरस्कोर URL कॉन्फ का मतलब है कि हमारी जो URL है जो हमने क्रिएट करनी है अपनी वेब एप्लीकेशन के लिए, डेफिनेटली कोई भी वेब एप्लीकेशन बगैर URL के यूजलेस होती है, या उसको आप सिंगल पेज एप्लीकेशन भी कह सकते हैं, लेकिन सिंगल पेज में भी हमें URLs डिफाइन करने पड़ते हैं। तो Django जो है ये इस URL कॉन्फ रूट URL कॉन्फ की को बेसिकली यूज करता है टू डिफाइन एंड फाइंड वेयर आर द URLs फॉर दिस पर्टिकुलर Django प्रोजेक्ट हैज बीन डिफाइंड। उसके बाद है टेम्पलेट्स। जैसे मैंने कहा था कि जो हमारे पास Django वेब फ्रेमवर्क है इसको हम MVTB, आई थिंक मैंने नहीं बताया होगा लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, तो MVTB कहते हैं, मतलब मॉडल व्यू और टेम्पलेट्स। तो बेसिकली इसमें हम टेम्पलेट्स को लोड करते हैं और ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको हमने जब यूज करेंगे टेम्पलेट्स को तो इसको हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंगली जैसे हमें चाहिए होंगे। फिलहाल हमें इसको टच करने की जरूरत नहीं है किसी भी फाइल को। फिर हमारे पास ये WSGI एप्लीकेशन है। तो ये Django के अंदर .WSGI डॉट एप्लीकेशन, मतलब Django वेब के फोल्डर के अंदर, Django फॉर वेब 01 के फोल्डर के अंदर WSGI फाइल को लोड करो और उसके अंदर एप्लीकेशन नाम की उसको डेफिनेशन को या मॉड्यूल को या फंक्शन को एग्जीक्यूट करो। फिर उसके बाद ये डेटाबेस डिफॉल्ट डिफाइन है। तो डिफॉल्ट डेटाबेस हमारे पास उसका इंजन है बैकएंड SQLite 3 और यहाँ पर नेम उसका फाइल का जो बाय डिफॉल्ट क्रिएट होता है वो यहाँ पर आप रूट पे देख सकते हैं। तो रूट के लिए हम os.path.join base dir एंड कॉमा फिर इसका नाम देते हैं। तो ये बेसिकली base dir है हमारी। तो यहाँ तक आ गए। फिर उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड वैलिडेटर है कि हम अपने पासवर्ड को किस किस तरीके से वैलिडेट कर सकते हैं। तो इसको भी फिलहाल हमें यूज करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद कुछ इंटरनेशनलाइजेशन है, लोकलाइजेशन, टाइम जोन, लैंग्वेज कोड वगैरह इसमें सेट कर सकते हैं। एंड एट द एंड हम अपनी स्टैटिक फाइल्स को स्टैटिक फोल्डर के अंदर डिफाइन करके उनको फिर लोड कर सकते हैं, जैसे CSS, जावास्क्रिप्ट और इमेजेस फाइल को। वो भी हम आगे चल के देखेंगे कैसे हम जनरेट करते हैं। तो ये बेसिकली इसके settings.py है। अब settings.py जो है जब ये लोड हो जाती है मेमोरी में, जब ये एग्जीक्यूट होती है तो ये डेटाबेस के बाद URL फाइल इस फाइल को लोड करती है Django for web.urls।
चलिए इसमें जाते हैं। तो इस यूआरएल फाइल में हमारे पास ये हम यूआरएल पैटर्न्स डिफाइन करते हैं यूजिंग पाथ, और इसकी मदद से हम इसको सबसे पहले पाथ को इंपोर्ट करते हैं यूआरएल से। और इसके अलावा यहाँ पर ये हमारे पास एक डिफॉल्ट एडमिन मॉड्यूल क्रिएटेड होता है जेंगो एडमिन के अंदर। अभी हमने इसको कॉन्फ़िगर नहीं किया, इसलिए इसका यूजर नेम और पासवर्ड अभी हमने क्रिएट नहीं किया और कॉन्फ़िगर नहीं किया, इसलिए ये इसको ओपन तो हम कर सकते हैं लेकिन यूज अभी नहीं कर सकते। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं अगर /admin लिखता हूँ तो ये बेसिकली हमें ले जाता है जेंगो एडमिनिस्ट्रेशन में, और ये जो है बेसिकली लोड हो रहा है django.contrib से, जो कि इसके अंदर मॉड्यूल के अंदर जो जेंगो 2 का मॉड्यूल इसके अंदर बिल्ट इन है, और इस तरीके से /admin की मदद से हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो admin sites.urls उनको लोड कर रहा है एडमिन के अंदर फोल्डर के अंदर, साइट के फोल्डर के अंदर urls.py फाइल को लोड कर रहा है। ठीक हो गया। तो ये हमारी urls की फाइल है। इसके बाद है wsgi.py फाइल। तो ये हमारे पास डिफॉल्ट एप्लीकेशन फाइल है, और ये वाली फाइल एग्जीक्यूट होती है, आई मीन ये वेरिएबल जो है ये एग्जीक्यूट होता है, और ये बेसिकली इस फंक्शन को get wsgi एप्लीकेशन फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है, और इसमें भी हमें सेटअप करना पड़ता है डिफॉल्ट सेटिंग्स एनवायरनमेंट को। तो ये इसका कंप्लीट प्रोसेस है। इसमें init.py एम्प्टी फोल्डर होता है, फाइल होती है जिसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा जाता, लेकिन ये पाइथन को बताता है कि ये हमारी जो भी आपने मॉड्यूल फाइंड करना है वो यहाँ पर आपको _init__.py फाइल मिले, वहां से आपने उन मॉड्यूल्स को लोड करना है। तो ये है सिंपल सा फोल्डर स्ट्रक्चर, और आप देख सकते हैं इसमें कुछ ज्यादा फाइल नहीं है, ऑलमोस्ट 6 या 7 फाइल है। इसके बाद हम जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी हम अपनी मर्जी से अपने नाम देकर उन फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन कुछ कन्वेंशन है जो डेवलपर्स जो रिकमेंड करते हैं उसको ही हम फॉलो करेंगे। तो ये था फोल्डर स्ट्रक्चर का कि सबसे पहले many.py लोड होती है, फिर settings.py लोड होती है, फिर wsgi.py, फिर URLs जनरेट होती है, और उसके बाद हमारा जो व्यूज का फर्स्ट व्यू है वो डिफॉल्ट व्यू जो यहाँ पर डिफाइन है, क्योंकि यहाँ पर अभी लिखा हुआ नहीं हुआ, लेकिन चूंकि हमने अभी डिफॉल्ट स्केलेटन एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो हम इसको चेंज करना सीखेंगे कि ये जो डिफॉल्ट मॉड्यूल है हमारे पास जो यहाँ पर लोड हो रहा है, तो रूट में थोड़ा सा ये सिस्टम स्लो है, तो यहाँ पर मैं इसको ये वाला जो टेम्पलेट है जो डिफॉल्ट है इसको हम चेंज करना सीखेंगे। तो होपफुली आपको इसके फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में समझ लगी होगी। ये पाई कैशे बेसिकली कैशे के लिए यूज होता है, तो इसको भी आप इग्नोर करें, इसलिए हमारा कंसर्न नहीं है अभी। तो जब होगा तो मैं आपको जरूर इसके बारे में भी बता दूंगा। तो ये है हमारे जेंगो का डिफॉल्ट फोल्डर एंड फाइल स्ट्रक्चर, इस तरीके से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा था कि कुछ जो ट्यूटोरियल्स मैंने देखे हैं इस जेंगो के, उसमें उन्होंने कहा कि इस फोल्डर को आपने चेंज नहीं करना, लेकिन मैं ये कहता हूँ क्यों नहीं चेंज करना, आप इसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको डिफरेंट नेम देना चाहें, मैं इसको जेंगो फॉर वेब सिर्फ नाम देना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको रीनेम करता हूँ जेंगो फॉर वेब। उसके बाद मैं इसका कैशे का फोल्डर क्लियर कर देता हूँ, मूव टू ट्रैश कर देता हूँ, और उसके बाद इसमें जहां जहां पर जेंगो फॉर वेब 01 लिखा है वहां वहां मुझे जेंगो फॉर वेब करना होगा। सो 01 खत्म करना होगा। अगर सबसे पहले many.py में जाएंगे और जहां जहां पर जेंगो फॉर वेब 01 लिखा है हम एडिट की मदद से एंड फाइंड एंड रिप्लेस करेंगे इन रिप्लेसिंग फाइल्स। तो जहां जहां पर जेंगो फॉर वेब 01 लिखा है उसको जेंगो फॉर वेब से चेंज कर दो। तो यहाँ पर हम इसको चेंज कर रहे हैं जेंगो फॉर वेब 01 को जेंगो फॉर वेब से। एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर ये तमाम फाइल्स को फाइंड करेगा, और उसके बाद हम यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास रिप्लेस ऑल का है, तो यहाँ पर कह रहा है कि रिप्लेस 6 occurrences अक्रॉस 4 फाइल्स विद जेंगो फॉर वेब को रिप्लेस कर दो। तो यहाँ पर फिर सेव ऑल कर देंगे हम। तो यहाँ पर हमारी जो फाइल्स हैं वो सारी सेव हो चुकी हैं विद द न्यू जेंगो फॉर वेब के नाम से। तो जहां जहां पर जेंगो फॉर वेब 01 लिखा है वो अब जेंगो फॉर वेब में चेंज हो चुका है।
अब हम टर्मिनल पर आएंगे, कंट्रोल ब्रेक करेंगे, इसको अपने इस टर्मिनल को क्लियर करते हैं और इसके बाद हम लिखेंगे अगेन python many.py एंड रन सर्वर। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा प्रोजेक्ट दोबारा से एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हमारे पास अगर मैं इसको रीलोड करता हूं तो ये देखिए वही एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो रही है, लेकिन अब हमने क्या किया, सक्सेसफुली इस फोल्डर का जेंगो फॉर वेब का 01 को चेंज कर दिया। इसको कुछ भी नाम देना चाहे आप इसको नाम दे सकते हैं। जैसे मैं इसको अगर रीनेम करता हूं अगेन, आपको ये समझाने के लिए मैं इसको ऐप कह देता हूं। तो ये हमारी बेसिकली डिफॉल्ट ऐप है, ठीक हो गया। तो इसके बाद अगेन हमें यहाँ पर आना पड़ेगा एडिट में, रिप्लेस इन फाइल्स, और यहाँ पर जेंगो फॉर वेब को हम रिप्लेस करेंगे ऐप से। सिंपली इस तरीके से हम इसको फाइंड करेंगे और रिप्लेस कर देंगे, ठीक हो गया। सेव आउट किया, फिर उसके बाद वापस टर्मिनल पर आए, कंट्रोल ब्रेक किया, स्क्रीन को क्लियर किया और अगेन हम इसको python many.py रन सर्वर। ये लीजिए हमारा जो प्रोजेक्ट है वो अगेन सक्सेसफुली लोड हो चुका है, और इसको अगर हम रीलोड करते हैं तो हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली काम कर रहा है। और हमने उस फोल्डर को जो कि इनसाइड जेंगो फॉर वेब के अंदर था उसको हमने रीनेम कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो जे जेंगो फॉर वेब 01 अभी वही नेम है, लेकिन यहाँ पर हमने इसको रीनेम करके ऐप के नाम से चेंज कर दिया है। तो ये हमारे पास है कि किस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं इस फोल्डर नेम को। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने अपनी जेंगो ऐप के फोल्डर स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर किया और इसमें सर्टेन चेंजेस भी परफॉर्म की, और अपने प्रोजेक्ट को देखा कि हम कैसे इसका जो फोल्डर स्ट्रक्चर है कैसे एग्जीक्यूट होता है हमारा जेंगो का प्रोजेक्ट। अब नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम अपनी जो जेंगो की डिफॉल्ट ऐप है उसमें चेंजेस करना सीखेंगे और देखेंगे किस तरीके से हम और ज्यादा एप्स क्रिएट करके अपने जेंगो के प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकते हैं, और इनको मैनेज करने के लिए हमें क्या कुछ करना पड़ेगा। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। So guys, thank you very much for being with me till the end. Take care, goodbye and Allah Hafiz.